अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक हैं। अच्छा, हम आज की जो हमारी डेमो क्लास है, ये हमारी थर्ड डेमो क्लास है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद मन की। आज की क्लास में हमने अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने लेवल 1 HTML, लेवल 2 HTML सीख ली है। लेवल 1 के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML देखा था कि व्हाट इज HTML, व्हाई वी यूज HTML, और वेब डेवलपमेंट में जो हमारे पास HTML है उसका रोल क्या है, ठीक है। और फ्रंट एंड में HTML कितना रोल प्ले करती है। सो दैट इज द आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स। जो हमारा फ्रंट एंड है, अभी भी हम फ्रंट एंड को ही आगे लेके चलते हैं, और जैसे आपको बताया है कि फर्स्ट 3 मंथ्स हम HTML ही डिस्कस करेंगे, और सॉरी फ्रंट एंड को डील करेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है विद आर न्यू टॉपिक, जिसके अंदर हमने div को पढ़ना है, हमने सेक्शंस को पढ़ना है कि HTML के अंदर सेक्शंस कैसे बनते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, और सेक्शंस क्या रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमने स्पैन पे जाएंगे, स्पैन और CSS आपस में कैसे कनेक्टेड होता है, स्पैन का काम क्या होता है, हम एक HTML बेस हेडर कैसे बना सकते हैं, उसके अलावा फिर हम फुटर कैसे बनाते हैं। देन हमने जब हेडिंग्स के अंदर लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिस्ट HTML5 से पहले जो लिस्ट थी उसको हम टेबल के थ्रू करते होते थे, TR का कॉन्सेप्ट था, TC का टेबल कॉलम, जो टेबल रोज का कॉन्सेप्ट था। लास्ट क्लास की थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, देन मूव ऑन करते हैं हम अपने टीचर की तरफ। जो हमारे टीचर हैं वेब के, उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं, और उनके साथ देखते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे। सो अभी तक हम ये देख रहे थे कि लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर क्या डिफरेंस है। लेवल 2 के अंदर जो हमारी लास्ट क्लास थी, अगर मैं स्लाइड 1 मिनट दीजिएगा मूव कर। हाँ, तो हमने भी देखा था बेसिक HTML के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और लैंग्वेज का क्या मतलब है। हम HTML को डिफाइन क्यों करते हैं कि हमारी जो HTML की ये जो बॉडी होगी ये इंग्लिश में होगी, ये उर्दू में होगी, किस लैंग्वेज के अंदर हम बेसिकली जो है इसको सारा डिफाइन कर रहे हैं अपने वेब पेज को। आगे हमने हेडिंग टैग्स पढ़े थे, H1 का क्या रोल है, H2 का क्या रोल है, H3 का क्या रोल है। और इसी तरह हमने देखा था कि हर हेडिंग जो है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए वो यूज की जाती है। आगे मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे, जिसमें हमने पैराग्राफ का टैग देखा था जो कि P से स्टार्ट होता है और P पे एंड होता है। जिस भी टैग को एंड करना होता है तो हमने बैकस्लैश को यूज करना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML के कि टैग को जब भी हमने स्टार्ट करना है तो हमने लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर उस टैग को लिखना है, और जब भी उस टैग को हमने क्लोज करना है तो हमने बैक स्पेस लगा के देन टैग का नेम लिखना है। नेक्स्ट हमने देखा था जी कि हम किस तरह से एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम कोई सोर्स एंटर करते हैं। जब हमने किसी भी यूजर को किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना हो, या हमने किसी बटन के ऊपर रिडायरेक्ट करना हो, कि भी जब इस चीज के ऊपर क्लिक हो या इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो यूजर कहीं पे मूव कर जाए, उसको हम बोलते हैं एंकर टैग। एंकर का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी जगह पर मूव कर देना, या किसी को किसी चीज से रोक देना, उस पेज को यूज करने से रोक देना। इसको आप इस तरह से समझ लें जैसे कि शिप के साथ एक एंकर होता है जो शिप को रोकने के लिए यूज होता है। तो एंकर हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इस वेब पेज को कोई यूज करने से रुक जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम वो जो एंकर टैग है वो लगा के उसको उस तरफ मूव कर देते हैं। आगे हम देखते हैं जी, लास्ट टाइम हमने इमेज टैग पढ़ा था। इमेज हम कैसे HTML के थ्रू अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं, और इमेज को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका URL कैसे पुट करते हैं। अगर इंटरनेट पे किसी वेब पेज के ऊपर कोई इमेज पड़ी है तो उसका सोर्स हम URL कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अच्छा, इमेज का जब भी आप टैग यूज करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि इमेज की टाइप क्या है। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में इमेज की टाइप जो है वो .jpg है, बट आप अपने सोर्स के अंदर उसको .png लिख देते हैं, तो वो आपकी इमेज को शो नहीं करेगा। तो आपकी इमेज का जो भी जो उसका फाइल टाइप है उसको वहां पे शो करना बहुत जरूरी है। नो,
अभी हम आगे चलते हैं और तो हम देखते हैं बार टैग। अच्छा, मुझे एक दफा बस ये कंफर्म कर दें चैट बोर्ड में कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। आ, अगर आप में से कोई मुझे सुन पा रहा है तो मुझे काइंडली एक दफा सिर्फ रेफर कर दें, मुझे एक दफा सिर्फ बता दें कि भाई आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्योंकि मैं काफी देर से आई एम ट्राइंग, लेकिन हाँ ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें हम आगे जो है रिज्यूम करते हैं और आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। कि आगे हमने अब क्या नेक्स्ट जो हमारा जो लेवल 3 है जिसको एक्सपर्ट लेवल ऑफ एचटीएमएल भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आपको सर ने कुछ असाइनमेंट भी दी थी, अ, वो आई थिंक सो आप सबने की होगी। जिसने कर ली है काइंडली वो उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दे। और अगर किसी के पास गूगल क्लासरूम की एक्सेस नहीं है तो वो हमें क्या कर सकता है कि वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो करते हैं। ये आपकी असाइनमेंट थी जिसके अंदर आपने 4 पेजेस, सॉरी 3 पेजेस को क्रिएट करना था और उसको लिंक करना था होम पेज के साथ। तो टोटल आपके 4 पेजेस बनने थे, जिनमें से होम पेज में से जब मैं एजुकेशन के ऊपर अगर क्लिक करूं तो मैं मूव कर दूं एक नए वेब पेज पे। वेब पेज एक पेज को बोलते हैं वेबसाइट के। और जब हमारे पास किसी वेबसाइट पे एक से ज्यादा पेजेस होते हैं तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट और वेब पेज में फर्क है। एक पेज जो सिंगल पेज होता है जैसे होम है, वो एक वेब पेज है। जब उनको हम जमा कर लेते हैं, मेन्यू में ऐड कर लेते हैं, तो वो एक पूरी वेबसाइट बन जाती है। आज की क्लास में हमने लेवल 3 ऑफ एचटीएमएल सीखनी है। लेवल 3 ऑफ एचटीएमएल क्या होती है, इसको जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे वेब डेवलपर हैं, वो आपको अभी मैं उनको माइक हैंड ओवर करूंगा और यहाँ से आगे वो इसको कोर्स को लेके चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट 40 to 50 मिनट में आप लोग, आई होप कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लेवल 3 ऑफ द एचटीएमएल। ये हमने ना बेसिकली लेवल खुद से डिवाइड किए हैं एचटीएमएल में। बाय डिफॉल्ट लेवल्स नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार बेसिक ऑफ एचटीएमएल क्या है और बिगनर एचटीएमएल क्या है और इंटरमीडिएट एचटीएमएल क्या है और एक्सपर्ट लेवल पे एचटीएमएल को कैसे यूज किया जाता है। तो आई थिंक सो अगर सर मशद आपको मेरी आवाज़ क्लियर और आप सुन पा रहे हैं तो आई थिंक यहाँ से आगे फिर आप मूव फॉरवर्ड कर दें। मैं आपको जूम का कंट्रोल आपके हैंड ओवर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी। अच्छा। लास्ट वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें से जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होती है। फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस यानी जो आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है यूज़र इंटरफेस। और बैक एंड जो सर्वर साइड होता है, जो स्क्रीन के पीछे जो काम हो रहा है कैसे काम कर रही है, वो बैक एंड में आता है। और डेटाबेस जो होती है हमारी, डेटाबेस में हमारा होता है कि हमारा डेटा कहाँ पे सेव होगा वो। और इस कोड को करने के लिए मैंने आप सबको कहा था कि आपने विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। तो आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल करके इस पर काम शुरू कर दिया होगा। बाकी इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया था, स्टेप्स में किया था कि हम कैसे करेंगे। स्टेप 1 में हमने बताया था कि एच टी एम एल सी एस और जी एस करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में बताया था कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जैसे फेसबुक हो गया, दराज हो गया, हम उसका क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप यहाँ तो क्लोन बना सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो, एक खूबसूरत सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जब हमारा एच टी एम एल सी एस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसको फ्रेमवर्क, यानी हम एक फ्रेमवर्क करेंगे ताकि हमें ज़्यादा हम एक्सपर्ट बन जाए फ्रंट एंड में। उसके लिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। स्टेप 3 में ताकि हम जो नोड है और पी एच पी है, यानी इसमें हमने बैकएंड में जो लैंग्वेज करनी है और नोड या पी एच पी। तो बेसिकली हमारा जो जो कोर्स है वो मस्ट है तो हम नोड करेंगे और डेटाबेस में हम मोंगो यूज़ करेंगे। उसके बाद है स्टेप 4 में आपको बता रहा था डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी जो हमने काम किया है, जो हमारे लोकल सर्वर यानी हमारी मशीन पे पड़ा हुआ है, हमारे सिस्टम पे पड़ा हुआ है, हम इसको लाइव करेंगे ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे और इंटर्नशिप जॉब्स की बात होगी, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारा स्टेप होगा। ये हमने किया था अभी तक। उसके बाद मैंने आपको एचटीएमएल का लेवल्स पढ़ाए थे, जिसमें आपके लेवल्स में आपका था लेवल 1 था, लेवल 2 था, लेवल 3 और लेवल प्रो लेवल है। जो कि अभी हमने लेवल 1 और लेवल
टू पढ़ लिया है और मुनीब साहब ने आपको बता भी दिया है कि लेवल वन और लेवल टू में क्या शामिल है। अब हम पढ़ते हैं लेवल थ्री। लेवल थ्री में जो आपके आते हैं वो पे लेआउट टेक्निक्स आती हैं, जिसमें आपका सिमेंटिक टैग्स होते हैं और नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिसको देख के पता चलता है कि किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि ये हेडर का टैग है और ये फुटर का टैग है। हेडर का टैग से आपको आइडिया हो रहा है कि ये हेड में यूज़ होगा, हेडर मतलब है सबसे ऊपर। और फुटर का टैग आपको उसको देख के पता चल रहा है कि ये फुटर में यूज़ होगा, इस वजह से इसको सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। और ये जो आते हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं लेवल थ्री में आती हैं। नॉन सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनको देख के नहीं पता चल रहा कि इनका मकसद किस मकसद के लिए है। क्योंकि जैसे देखें, सिमेंटिक टैग्स देखें, इसको देख के पता चलता है कि ये हेडर टैग है और ये फुटर टैग है। फुटर फुटर में यूज़ होगा, हेडर हेडर में होगा। लेकिन जो नॉन सिमेंटिक टैग्स है उसको देख के नहीं पता चला कि डिव और स्पैन का किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। यूज़ ये भी होता है और यूज़ ये भी होता है, लेकिन सिमेंटिक टैग्स को देख के पता चल जाता है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। और पे लेआउट टेक्निक्स क्या होती हैं? पे लेआउट टेक्निक्स ये होती हैं, पेज लेआउट टेक्निक्स में ये होता है कि आप जो आपका लेआउट कैसा है, लेआउट मतलब आपका एक स्क्रीन जो है वो किस तरह शो हो रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। आप एग्जांपल में ये देखें, इस पूरे पेज पे आपको लेआउट, ये पूरी एक लेआउट है। लेआउट मतलब आपको वेल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इसका हेडर, ये चीज़ हेडर है इसकी, और ये चीज़ जो है इसकी फुटर है, और बीच में इसके साइड बार है और ये बैनर है। इसके अलावा फिर बैनर स्लाइडर है, ये इसके मेन्यूज हैं, ये इसका टाइमर लगा हुआ है। ये एक वेल स्ट्रक्चर लेआउट है जिससे यूज़र, बेसिकली जो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए लेआउट बहुत मैटर करता है। और आपके जो एसईओ है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक करेगी कहाँ नहीं रैंक करेंगी, उसके लिए भी लेआउट बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब इसी के बारे में है। हम इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं टैग्स, अभी हम पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग्स, उसके बाद हम देखेंगे नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? जो कि आपको उनके नाम से पता चल जाएगा कि ये किस मकसद के लिए टैग यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, हेडर का मतलब है हेड में यूज़ हो रहा है, और आप मेन का मकसद है कि मेन कंटेंट जो भी शो हो रहा होगा ना, वो इसके अंदर हो रहा होगा। और फुटर से मुराद है कि जो भी चीज़ें हैं वो फुटर में शो हो रही होंगी। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से करते हैं। मैं अपनी फाइल खोल रहा हूँ, लास्ट टाइम जो हमने प्रोजेक्ट किया था। ये इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। यस। इसमें हमारा फाइल्स पड़ी हुई है, इस फाइल्स पे हमने काम किया था, तो ये हमारा पिछला है। अब हम अगर फर्ज करें, हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। हटाने से मेरा इसको हम कमेंट आउट करते हैं। कमेंट्स का मैंने आपको बताया था कि किस मकसद के लिए होता है, कि ये आपके ब्राउज़र पे तो शो होगा, लेकिन जो आपका फ्रंट एंड है, यूज़र इंटरफेस है, वहाँ पे शो नहीं होंगे। और ये हम अपनी आसानी के लिए कमेंट आउट करते हैं। अगर कोई आपने कोड आपको स्किप करना, बाद में यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप कोई आप किसी कोड के बारे में बताना चाह रहे हैं बाकी यूज़र्स को, या किसी भी नए आने वाले यूज़र या डेवलपर को, तो उसके लिए हम कमेंट आउट करते हैं। अभी मैं करूँगा हेडर करूँगा, इसके अंदर लिखता हूँ। और हेडर के अंदर ज़्यादातर हम H1 टैग यूज़ करते हैं। H1 टैग के बारे में बता दिया था कि मैंने आपको कि ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब अगर अगर मैं इसको शो करूँ तो ये देखेगा हेडर टैग, और इसको मैं इंस्पेक्ट करना मैंने आपको बता दिया था। इंस्पेक्टर में क्या करते हैं कि अगर हमने अपना कोड देखना हो तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, और आपने एरो को करके हमने चेक कर सकते हैं। उस चीज़ पर कर्सर करेंगे तो वो आपको चीज़ शो हो जाएगी। ये देखें हेडर, ये देखें जो आपने मैंने कमेंट आउट कोड किया था, वो कोड कमेंट हुआ हुआ और वो वैसे ब्राउज़र में तो शो हो रहा है, लेकिन आपको सामने नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने हेडर और ये फुटर, तो ये जो टैग्स हैं ये आपकी लेआउट डिफाइन करेंगे। ये आपका हेडर में आ जाएगा, ये आपका फुटर टैग में आ जाएगा। और ये होते हैं ब्लॉक लेवल होते हैं। एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक। इनलाइन होता है जो कि पूरी विड्थ लेता है। जैसे कि अब देखिए, मैंने इसको डिफाइन किया हेडर को,
तो इसने पूरी विड्थ ली है। अगर आप चेक करना चाहें पूरी विड्थ कैसी है देखें। इसका मुराद ये है कि इसने पूरी, अगर ये मैंने किया इस माउस पे क्लिक, एरो पे, और इस पे क्लिक किया, ये देखिए इसने क्या लिया, फुल विड्थ लिया, फुल विड्थ लिया। तो इसने जो अगला था उसको नेक्स्ट लाइन पे ले गया। तो ये होता ब्लॉक लेवल। इनलाइन, अगर यही इनलाइन लेवल होता, इसको हम इनलाइन करते हैं अगर, मैं सीएसएस के थ्रू करता हूँ, ये देख। अब मैंने इसको इनलाइन कर दिया, तो आप इसकी विड्थ देखेंगे कितनी हो गई है इसकी, इसकी विड्थ हो गई है इनलाइन। मतलब ये सिर्फ अपनी विड्थ ले रहा है, बाकी जो आम विड्थ है वो नहीं ले रहा, मतलब फुल विड्थ नहीं ले रहा। तो ये इस तरीके से है। और लेकिन जो नीचे वाला देखें ये फुल विड्थ ले रहा है। अब मैं इसको भी इनलाइन करता हूँ, ये देखें। अब मैं इस पे हेडर पे करूँ या इस पे करूँ, तो ये सिर्फ अपनी विड्थ ले रहा है। ये वाला क्यों अभी भी नीचे आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये अभी भी ब्लॉक लेवल है। ये आप चेक करेंगे इस पे लिखा हुआ भी है ब्लॉक लेवल है। इसको भी हम इनलाइन करेंगे, ये तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ, जो इनलाइन होते हैं ब्लॉक, वो अपनी ही विड्थ लेते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा विड्थ नहीं लेते। और जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो फुल विड्थ लेते हैं। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखें इसने फुल विड्थ ली है। तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल में ये फ़र्क है। अब हम आगे चलते हैं। हेडर हमने मेन, और ये मेन में आपको मैंने बताया कि जो हमारा मेन कंटेंट होगा। अभी मैं इसको भी देखता हूँ, और उसके बाद इसको मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखें जो हमारा मेन है वो क्या कर रहा है, वो इसको डिफाइन कर रहा है इस तरीके से। ये देखें हेडिंग आ गया, और उसके बाद मेन कंटेंट आ गया, मेन कंटेंट में जो कुछ आपने लिखना वो, और उसके बाद आ गया फुटर। अब मेन कंटेंट ये आगे से तीन, मतलब मुख्तलिफ मजीद सेक्शंस में डिवाइड होता है। जो कि आता है, एक सेक्शन टैग आता है, एक आर्टिकल टैग आता है, और एक असाइड टैग आता है। जो कि सेक्शन टैग, अगर आप सेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, मतलब मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं इसको करता हूँ, मैं इसको एक सेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन होगा ना, ये सिर्फ इमेज का सेक्शन होगा। और उसको मैं देता हूँ एक क्लास। अब ये क्लास के बारे में मैं आगे पढ़ेंगे क्या होती है। आप क्लास लाजमी नहीं देनी है, लेकिन ये हम अपनी सहूलत के लिए दे रहे हैं। ये देखें, एक और सेक्शन डिवाइड कर लेते, डिफाइन कर लेते हैं इसका, जिसका लिखते हैं हम टेक्स्ट सेक्शन। ये इससे हमें क्लास से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें आइडिया हो रहा है कि हम किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं सेक्शन को। अब मैं इसमें टेक्स्ट सेक्शन में एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ के लिए आपको पता है हम पी टैग यूज़ करते हैं। और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें मज़ीद कोई दूसरा टेक्स्ट ना यूज़ करना पड़े। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाके करते हैं हम ये, इमेज का इसलिए आगे कोई दो बार इमेज आ गई है। अच्छा, ये आ गया आपका एक सेक्शन, ये आपका इमेज सेक्शन आ गया, ये आपका टेक्स्ट सेक्शन आ गया। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपके सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। ये सिर्फ आपकी एक यूज़र इंटरफेस, मतलब इसका वैसे कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस ये आपकी क्या कहते हैं लेआउट को वेल डिफाइन करता है और एसईओ में हेल्प करता है। मतलब ये होता है कि कुछ टैग्स होते हैं जिनका ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे होते हैं, मतलब उनका मकसद, लेकिन जो उनका एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से वो एक वेल स्ट्रक्चर लेआउट डिफाइन करते हैं और आपकी रैंकिंग में बेहतरी चाहते हैं, करते भी हैं। उसके बाद करते हैं आर्टिकल टैग। कोई आपने आर्टिकल वगैरह लिखना हो, न्यूज़ वगैरह लिखनी हो, उसके लिए हम आर्टिकल का टैग यूज़ करते हैं, आर्टिकल। उसके अंदर आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और इसको जब हम शो करेंगे वो ऐसे आएगा।
उसके बाद आता है साइड टैग्स। आपने कभी ये हो सकता है कि अपने पेज पे गूगल एड्स वगैरह यूज़ करने हो, तो जो कि गूगल एड्स पे जो शो होते हैं ज़्यादातर, वो होता है इस यानी लेफ़्ट साइड पे होते हैं या राइट साइड पे होते हैं या लेफ़्ट साइड पे होते हैं, इस चीज़ की बात करूँ मैं। ये जो खाली हिस्सा है, इस पे लेफ़्ट साइड पे होंगे या राइट साइड पे होंगे, तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं, साइड टैग्स यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अभी जो हमारी बात हो रही थी वो हो रही थी सिमेंटिक टैग्स के बारे में, यानी जिसको देख के पता चल रहा था कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन सिमेंटिक टैग्स। नॉन सिमेंटिक टैग्स यानी जिसका वैसे तो मतलब नहीं पता चल रहा कि किस मकसद के लिए यूज़ है नाम से, लेकिन इसका हम देख लेंगे कि किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इसको नॉन सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। div is a कंटेनर यूज फॉर अदर HTML। तो ये भी एक तरह का, जैसा कि हेडर फुटर है उसी की तरह एक टैग है, जो कि ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैंने आपको जो बताया कि जो कि फुल विड्थ लेता है। यानी अगर आप कोई भी सेक्शन लिखते हैं div, और इसके अंदर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये क्या लेगा, फुल विड्थ लेगा। फुल अभी हम चेक भी कर लेते हैं ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। ये देखें, मैंने हेलो लिखा है, इसने ली है। अब मैं इसमें इंस्पेक्ट करूंगा, ये देखें इसने ली है फुल विड्थ। तो ये आपकी लेआउट को वेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। बाकी आपको उसके नाम से देखने से पता नहीं चल रहा था किस लिए, लेकिन आप इसने डिफाइन कर दिए कि ये आपकी लेआउट को स्ट्रक्चर यानी आपके कंटेनर एक तरह के तौर पे यूज़ होता है, जो कि ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल का मैंने आपको और इनलाइन एलिमेंट का आपको बता दिया। जो ब्लॉक लेवल होता है वो आपका फुल विड्थ लेता है, और जो कि इनलाइन होता है वो आपकी अपनी जो टेक्स्ट की अपनी विड्थ होती है, सेक्शन की अपनी विड्थ होती है, सिर्फ वो लेता है। इसमें ब्लॉक लेवल जो है वो ये वाले हैं, यानी जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, फुटर हो गया, डिव हो गया, आर्टिकल हो गया, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ब्लॉक लेवल है। मतलब ये अपनी विड्थ फुल लेते हैं। मतलब अगर इनको डिफाइन कर दिया है तो उसके अंदर उससे अगले कोई नया टैग डिफाइन करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, उस लाइन में नहीं आएगा। अब आ जाए, हमने डिफ पढ़ लिया था नॉन स्मैटिक में। अब अगला जो है स्पैन टैग है स्मैटिक में, नॉन स्मैटिक में। तो ये भी एक टैग है जो कि आपका इनलाइन करता है। इनलाइन यानी ये भी एक डिव की तरह टैग है, लेकिन जो इनलाइन डिफाइन करता है। अब मैं इधर स्पैन लिखता हूँ, स्पैन, और इधर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आपके नज़दीक ये इसके साथ आएगा क्या नेक्स्ट लाइन में आएगा, मुझे बताएं। ये देखें, ये इसके साथ आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये है इनलाइन टैग। इनलाइन टैग सिर्फ अपनी विड्थ लेता है। ये देखें, ये सिर्फ अपनी विड्थ ले रहा है, पूरी ब्राउज़र की विड्थ, मतलब अपने एरिया की विड्थ फुल नहीं ले रहा। अब ये देखें, अगर यही मैं इसको कर दूं यहाँ पे ही डिव कर दूं, ये देखें नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो ये फ़र्क है इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल टैग। अब मैं आगे जो स्लाइड है उसमें ये बता रहे हैं कि कौन से एलिमेंट हैं जो कि इनलाइन है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर हमें सारे ही टैग्स के बारे में याद रखना है कि कौन सा इनलाइन है, नहीं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिहाज से आपको आइडिया होता जाएगा कि आपका कौन सा टैग इनलाइन है कौन सा नहीं है। ये सारा काम प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अब हमारे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ गए प्रो लेवल में। मतलब अब जो है ना ये एंड है। इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता एक HTML का कोड लिखने में सही तरीके से। इसमें आपके आते हैं ऑर्डर लिस्ट आती है, अनऑर्डर लिस्ट आती है, टेबल आते हैं, फॉर्म्स आते हैं, लेबल आते हैं, क्लास आईडी और चेक बॉक्स आते हैं। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट कैसे क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है जो कि आपके ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है HTML में। अभी हम लिखते हैं इसको कैसे लिखना है। ये मैं अपना सारा कोड ख़त्म करने लगा हूँ ताकि आपके ऑर्डर लिस्ट वगैरह के बारे में बता सकूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिफ पढ़ा था, उसको हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद दो तरह की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक, और इसमें OL होता है, ऑर्डर लिस्ट। और ये होती है यूजर लिस्ट। ऑर्डर ये होती है अनऑर्डर लिस्ट।
अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें आप सिमेंटिक जिसमें आप टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें ले जाता हूँ W3 स्कूल पे, W3 स्कूल्स। ये देखिए, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट होती है। अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो अनऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जो कि यूएल टैग से शुरू होता है। आपने कई साइट्स देखी होंगी जिसमें इस तरीके की हायरार्की में शो होती हैं, एलिमेंट्स वगैरह शो होते हैं। जैसे कि 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 है, इसी तरह फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम इस तरीके से होता है। तो जब आपने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी है, अनऑर्डर, उसके लिए आपको यूएल डालना है। और उसके एंड ये आपका पेरेंट चाइल्ड का मैंने रिलेशनशिप आपको पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि जो पेरेंट होता है वो हमेशा बाहर आएगा, उसके अंदर जो भी टैग उसका यूज़ होगा वो उसका चाइल्ड होगा। ऑर्डर लिस्ट लिखनी है, उसके लिए आपको यूएल डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर लिस्ट आइटम, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, यूएल से मुराद अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर मैं कुछ भी डिफाइन करता हूँ, हेलो लिखता हूँ, वो सेव करता हूँ। ये हेलो देख रहे हैं, ये इसके साथ आ रहा है, पॉइंट पॉइंट। ठीक है, अगर यही चीज़ उठाकर मैं इधर ऐड करूँ, ये देखें, ये इसने 1 दे दिया। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो इस तरह के मतलब आती है, डॉट हो गया, एरो हो गया, इस तरह के आइकन्स के साथ आती है। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो 1 2 3 ABC वगैरह के तरीके से आती है, वो होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है यूएल से, अन, यू से मेरा अन, और से मेरा एल, अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर आता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर एक कौन से इसके अंदर आपने आइटम शो करवानी है। अगर हम इसके अंदर लिंक ऐड करना चाहें, लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लिंक के बारे में हमने पढ़ा था कि लिंक क्या होते हैं। ये देखें, अब ये एक लिंक बन चुका है। हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिंक भी ऐड कर सकते हैं अगर हमने उसको किसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाना हो। ये हमने पढ़ लिया ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे जो वर्ड HTML में जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो होती है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ये आके प्रो लेवल में आता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टेबल, फॉर्म्स, लेबल, क्लास आईडी और चेक बॉक्स। अभी हम टेबल और फॉर्म को नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ेंगे क्लास और आईडी पढ़ेंगे। क्लास और आईडी में फ़र्क ये होता है कि क्लास एक पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मतलब जैसा कि आप स्कूल की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर एक क्लास होती है, क्लास 1 होती है, क्लास 2 होती है, क्लास 3 होती है। जैसा कि मैं इधर डिफाइन करता हूँ, अभी हमने डिफ सेक्शन डिफ का पढ़ा था। सब पढ़ लें, क्लास डिफ, क्लास 1 2 3। अब इसके अंदर हम करते हैं डिव। एक डिव के अंदर मल्टीपल सब डिव भी आ सकती हैं, तो लेकिन जो फर्स्ट डिव होगी वो उसका क्या होगा, पेरेंट होगा, और ये उसका क्या होगा, चाइल्ड हो गया। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे आईडी। पहले मैं कोड लिख लूँ फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। ये कोड शुरू होगा, इसके अंदर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टूडेंट्स है। अब हम इसको पहले पेज पे प्रिंट करवाते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखो 1 2 3। अब आप कहेंगे एक लाइन पे, अलग अलग लाइन पे क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया था, जो डिव टैग होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, फुल विड्थ लेता है। अब इसमें क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है। अब ये देखें, मैंने लिखा क्लास 1 और उसके अंदर मल्टीपल आईडीज़ आ रही हैं।
और ये है क्लास 2, उसके अंदर मल्टीपल आईडीज आ रही हैं, लेकिन हर आईडी एक दूसरे से चेंज हो रही है। तो एक क्लास का, यानी अब अगर हम कहते हैं क्लास 1, इसमें हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल आईडी डिफाइन कर सकते हैं। एक क्लास एक ग्रुप को डिफाइन करती है, मतलब उस ग्रुप में मल्टीपल आईडीज आ सकती हैं। तो इसी तरह, लेकिन जो आईडी होता है, जैसा कि अब हर एक का आईडी कार्ड या वेरिफिकेशन कार्ड या स्टूडेंट कार्ड के अंदर जो आपका रोल नंबर होगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। इसी तरह आईडी भी यही चीज़ डिफाइन करती है कि आपका जो एक है यूनिकली डिफाइन, वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए। इसी तरह, और एक पेज पे एक बार ही जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस में यही होता है कि एक सेक्शन है, एक पेज पे आप मल्टीपल टाइम एक सिंगल क्लास को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही आइडिया आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। कर लेंगे तो मसला कोई नहीं होगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस में और अच्छी प्रैक्टिस में यही आता है कि आपने एक पेज पे यानी जैसे ये मेरा एक सिंगल पेज है, इंडेक्स डॉट पी एच पी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, तो उसमें सिर्फ एक ही बार मैं स्टूडेंट फोल्ड लिखूँ, जो कि ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। लेकिन अगर आपने कोई और इस तरह कर कर आपने एक और पेज डिफाइन कर लिया, फॉर्म जैसा एच टी एम एल, तो अगर आप इसमें सेम कोड दोबारा लिख देंगे तो वो चलेगा, वो उसका कोई मसला नहीं, वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा काम करना चाहिए। तो इसमें मसला कोई नहीं, लेकिन एक पेज पे एक आईडी एक ही बार आनी चाहिए, बार बार नहीं। तो फिर बता रहा हूँ, जो क्लास होती है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। एक ग्रुप को मल्टी मतलब अगर मैं चाहूँ इसको उठाकर इधर भी लगा सकता हूँ और इधर भी लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक ही क्लास को हमने मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया, लेकिन ये वाली आईडी उठाकर मैं इधर नहीं कर सकता क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आता। तो आईडी से मुराद ये है कि वो एक यूनिकली आइडेंटिफायर हो रहा है, मतलब इसकी अलग से, आप फर्ज करें आप इसको अलग से सी एस एस लगाना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पूरे ग्रुप के एक ही सी एस एस लगे, यानी स्टाइल लगे, तो हम उसके लिए क्लास यूज़ करेंगे। ये हमारा क्लास और आईडी का हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, टेबल्स पे चलते हैं। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स का आपने देखा होगा, ये देखिए, टेबल्स अलाउ वेरिएबल अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम, यानी आपने एक्सरसाइज पे देखा होगा रोज और कॉलम्स में डेटा डिफाइन होता है। ये जो होती हैं ये आपकी रोज होती हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो आपका वर्टिकल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कॉलम होता है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम एक टेबल के टैग से डिफाइन करते हैं, उसके बाद टेबल रो आती है, और उसके बाद टेबल हेडिंग आती है, टेबल हेडिंग जो कि ऊपर शो हो रही है। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से खुद भी लिख सकते हैं, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। इसको अगर हम रन करेंगे, हेलो 1, ये देखें, ये टेबल हेडिंग थी, टी एच से मुराद टेबल हेडिंग है। ये आपको सिंटैक्स आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से टेबल को डिफाइन करना है। ये हेलो 1 है, हेलो 2 है और हेलो 3 है। तो ये सारा किस में आता है, ये आता है टेबल में। इसके अंदर टेबल का टैग, जो पेरेंट टैग होगा वो टेबल होगा, उसके अंदर इसके जो चाइल्ड होंगे सब चाइल्ड्स होंगे। टी आर से मुराद टेबल रो है, मतलब एक रो में आपको मैंने बताया टेबल रो और टेबल कॉलम, टेबल रो। इसके अंदर आगे टेबल हेडिंग्स आ गई, और अब जो आगे आना है उन टेबल की डेटा आना है, तो टेबल डेटा। टी आर के अंदर हम डिफाइन करेंगे टेबल डेटा, जैसे कि अल्फास, ये अब इसका, ये इसका डेटा आ गया, ये इसका डेटा आ गया और ये इसका डेटा आ गया। इसी तरह मल्टीपल डिफाइंड डेटा कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये ऐसे शो होगा। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें, यहाँ से किया कॉपी, यहाँ से किया पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो ये मल्टीपल डिफाइन हम कर सकते हैं। तो जो टेबल होता है वो आपका क्या करता है, HTML का एक फुल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिसमें फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक टेबल टैग होता है, टेबल रो होती है, टेबल डेटा होता है। आ, उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद जो आगे है फॉर्म्स और लेबल्स। फॉर्म्स और लेबल्स ये एक ही चीज़ है, फॉर्म्स के अंदर ही लेबल्स यूज़ होते हैं। फॉर्म्स आपने अक्सर देखा होगा साइट्स पे, कॉन्टैक्टस, इस तरह के फॉर्म्स वगैरह लिखे होते हैं। ये देखें, इस तरह के आपने अक्सर फॉर्म देखे होंगे जिसमें आप लिखा होता है यूज़र नेम, पासवर्ड,
और उसके बाद एक बटन होता है जिसके अंदर आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद वो आपको कोई मेल चले जाती है इस तरीके से। तो फॉर्म्स का काम यही होता है कि ये काम हम किसके थ्रू करते हैं, फॉर्म्स के थ्रू करते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये जैसे मैंने अब डिफाइन किया था डिव, उसके अंदर डिफाइन किया था क्लास, ये जो चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं। इस चीज़ को यानी ये आपका आता है एट्रीब्यूट, ये होती है उसकी वैल्यू। यानी अगर हम अपने टैग्स को मज़ीद आगे डिफाइन करना चाहें तो वो आएगा उसका एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। जैसे कि ये एंकर लिंक में ये इसका क्या है, एट्रीब्यूट है, और इसके आगे क्या आता है, इसकी वैल्यू आएगी। जैसे एच आर एफ एक एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर उसका क्या आएगा, जो आप उसका लिंक देना चाह रहे हैं। और इसी तरह आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, और उसके अगर हम मज़ीद कस्टम अपना एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर ये, क्योंकि ये आगे फॉर्म्स में यूज़ होनी है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम फॉर्म्स का पढ़ते हैं कि फॉर्म्स के अंदर कैसे यूज़ होते हैं। ये देखिए, अभी मैं कॉपी करूँगा इसको और इधर डिफाइन करूँगा। इधर आ गया, फर्स्ट नेम आ गया आपका, लास्ट नेम आ गया। इसमें आपका लेबल भी कवर हो रहा है, लेकिन मैं लेबल का आपको बाद में बताऊँगा। इसमें टेक्स एफ नेम फर्स्ट नेम, इसमें लाजमी नहीं है आपने ऐसे लिखना, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। जो ये नेम का टैग होता है, ये आपका डिफाइन करता है कि आपका जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सर्वर लेवल पे कैसी होगी। और जो हमारा टाइप का होता है एट्रीब्यूट, ये डिफाइन करता है आपका जो इनपुट के अंदर जो टैक्स, इनपुट के अंदर जो वैल्यू होगी वो टैक्स होगी, नंबर होगी, क्या होगी। अब जैसा चाहे, अब इसमें हम नंबर भी कर सकते हैं, तो ये नंबर शो होंगे। अगर हम टैक्स करेंगे तो टैक्स शो होगा। इसी तरह हम इसको लास्ट नेम भी कर सकते हैं। अब आगे हम कर रहे हैं इसको। ये देख, मैंने उसको नंबर किया था, इस वजह से इसमें सिर्फ नंबर ही ऐड हो सकते हैं, इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं ऐड हो सकता। ई इसलिए ऐड हो गया क्योंकि इन्फिनिटी में आ जाता है, ई प्लस मतलब इसकी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन हम अगर हम टैक्स करना चाहें, टैक्स में हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं, हर तरह का ऐड कर सकते हैं। तो ये काम होता है इनपुट फॉर्म में टैक्स का। टैक्स जो करता है वो नंबर ऐड करता है, और जो ये है नंबर है वो नंबर शो करवाता है। इसी तरह और भी टाइप्स होती हैं। ये जो जितनी भी टाइप्स होंगी ये सारी किसके अंदर शो होंगी, फॉर्म के अंदर होंगी। फॉर्म के सब टैग्स होंगे जो कि आपके चाइल्ड टैग्स हैं, जिसके अंदर मैं अभी इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका आ जाता है टैक्स, आ जाता है जो आपको मैंने शो करवा के दिखा। उसके बाद आता है चेक बॉक्स आता है। अ, उसके बाद आपका आता है रेडियो। चेक्स बॉक्स ये होते हैं कि आप कभी कभार आप साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी जा रहे हैं, देखें ये मल्टीपल चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने कार्ट में ऐड कर, जैसे कार्ट शॉपिंग साइट पे जाते हैं, मल्टीपल साइट्स चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए चेक बॉक्स यूज़ होते हैं। लेकिन अगर यही हम रेडियो में करें तो रेडियो में एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू ही सिलेक्ट होगी। ये मैंने आपको बताया, इसको हमेशा यूनिकली ही डिफाइन करना। अब इसको किया, या तो ये एक कर रहा है या ये कर रहा है, तो एक टाइम पे रेडियो में क्या होता है, एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं हम। और वो जो किसके थ्रू होता है, वो आपके नेम एट्रीब्यूट के थ्रू होता है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जब आपका फॉर्म यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सबमिट हो जाएगा, तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो उसकी वैल्यू होगी, वो क्या हमारे सर्वर लेवल पे जाके सेव हो जाएगी। इधर आपको उसकी वैल्यू शो नहीं होगी, लेकिन जब हम उसको सबमिट करेंगे
तो वो आपकी क्या होगी, आपकी सर्वर लेवल पर जाके सेव हो जाएगी और उसको गेट कर पाएंगे इसको हम। तो ये फॉर्म्स के थे। अब हम पढ़ते हैं लेबल्स। लेबल से क्या होता है, लेबल आपके इनको इन इनपुट्स को नाम देने के लिए, यानी कोई भी टैग को नाम देने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कोई इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि भी हम करते हैं, लेबल इधर डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर लेता हूँ एट्रीब्यूट, और इसका जो और का है वो इसके नेम के साथ, आईडी के साथ मैच होना चाहिए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2। ये देखिए, ये इसको से हमें देख के पता चल रहा है कि ये क्या ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है, ये इसको देख के हमें पता चल रहा है। अब मैंने ये 4 का आपको क्यों कहा इसकी आईडी के साथ मैच करना चाहिए, कभी कभार ये होता है कि हमारी स्क्रीन बहुत छोटी होती है, जैसा कि इतनी स्क्रीन कर लेते हैं हमें नज़र नहीं इसकी ऑप्शन का, ये नज़र नहीं आ रहा है बटन वगैरह। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके खाली लेवल पे ही क्लिक कर कर उसको हम चेक इन, उसको क्लिकेबल कर सकते हैं, ये इससे ये क्लिकेबल हो जाएगा। अगर हम ये नहीं चीज़ करते हैं, तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होगा। इसके लिए हम इस पे ये देखें, एक तो ये दोनों क्लिक हो रहे हैं हम, क्योंकि ये यूनिकली डिफाइंड वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये नेम की बेस पे एक दूसरे का अगर सेम नेम होगा तो इसकी बेस पे ये एक टाइम पे एक ही चेक कर सकेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें चेक बॉक्स में, उसमें हम एक ही नेम के साथ मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म्स आ गया। फॉर्म के अंदर आपको मैंने जो बताया वो है इनपुट फील्ड के अंदर आपका आएगा टेक्स्ट आएगा, चेक बॉक्स आएगा और रेडियो आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबमिट बटन भी आएगा। अब बटन आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक आप इनपुट टैब के थ्रू भी कर सकते हैं और एक बटन टैग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें हम बटन भी लिख सकते हैं और सबमिट भी लिख सकते हैं, और जो इसके अंदर लिख सकते हैं सबमिट। तो ये देखें दोनों तरीके से एक बार। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा कवर हो गया। अब हम जो हमारी जो लास्ट चीज़ है वो हमारी है, जो कि HTML में सबसे ज़्यादा टैग HTML5 में यूज़ होते हैं, वो है ऑडियो और वीडियो टैग। ऑडियो, वीडियो, ये टैग्स HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इसको हम थोड़ा सा इसका ब्रीफली देख लेते हैं ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है। बाकी आपकी HTML सारी कंप्लीट हो गई है। या इसको ये HTML मीडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। इसमें जो होता है इसमें भी यही होता है कि इसमें ये इसका एट्रीब्यूट आ गया, इसका ऑडियो का टैग है, इसके अंदर उसका सब टैग है, सोर्स है जिसमें आपने बताना है कि ये आप कौन सी ऑडियो अपलोड कर रहे हैं, MP3 कर रहे हैं ऑडियो या MP4 कर रहे हैं कुछ भी, और उसमें आपने उसका सोर्स का लिंक दे देना। अगर ब्राउज़र उसको सपोर्ट करता होगा तो वो आपकी ऑडियो शो हो जाएगी, अदरवाइज़ वो आपको ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह वीडियो में भी यही है। वीडियो में भी आपने उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं, विड्थ और हाइट। लाजमी नहीं है विड्थ और हाइट डिफाइन करें आप, कंट्रोल्स का आता है, उसके बाद आपने सेम चीज़ वही करनी है सोर्स ये। और अगर वो उसको सपोर्ट करता है, अगर आपने HTML5 डिफाइन की हुई है, जो कि आपको मैंने बताया था कैसे डिफाइन करनी है इस टैग के थ्रू। और आपने अक्सर देखा होगा उसके अंदर HTML लैंग होता है और उसके अंदर इंग्लिश लिखा होता है, तो उसका मतलब ये होता है ये एट्रीब्यूट है, ये इसकी वैल्यू है, मतलब ये जो पूरा ब्राउज़र है ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इसमें सारा ये है। तो हमारा ये जो प्रो लेवल का HTML का था सारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे मैं, अगर आपने लोगों ने मुझसे कुछ पूछना है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा टैग यूज़ होते हैं, जो कि HTML में सबसे ज़्यादा टैग्स यूज़ होते हैं। बाकी टैग्स का इतना यूज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए W3 साइट को फॉलो कर सकते हैं। जो टैग्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप
देख सकते हैं आगे, और मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं आप। थैंक यू।